प्रयागराज में महाकुंभ के लिए आकाशवाणी के विशेष रेडियो चैनल कुंभवाणी का शुभारंभ। 103.5 मेगाहर्ट्ज पर मिलेगी महाकुंभ से जुड़ी हर जानकारी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बजट पूर्व परामर्श बैठक में किसानों व एफपीओ के सदस्यों से की चर्चा। कहा, किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना है सरकार का मुख्य ध्येय। बजट में बनाई जाएंगी नई योजनाएं। और पंजाब के राज्यपाल और यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने शिक्षाविदों के साथ नशे के खिलाफ जागरूकता पर की चर्चा। कहा, पंजाब में नशा है गंभीर चिंता का कारण। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को समर्पित आकाशवाणी के विशेष चैनल कुंभवाणी का शुभारंभ किया। इस चैनल को 103.5 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी न्यूज़ ऑन एयर ऐप और वेब्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सुना जा सकता है। ये चैनल 26 फरवरी तक सुबह 5:55 से रात 10:05 तक महाकुंभ की हर गतिविधियों पर आधारित कई कार्यक्रम प्रसारित करेगा। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भी ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रसार भारती का आभार जताते हुए कहा कि हर बार प्रसार भारती ने महाकुंभ की जानकारी दी है। कुंभवाणी चैनल श्रोताओं के बीच लोकप्रियता बढ़ाने का काम करेगा। आकाशवाणी ने सदैव एक लोक प्रसारित की भूमिका निभाते हुए भारतीय संस्कृति, धरोहरों और परंपराओं को बढ़ावा दिया है। 2013 में भी, 2019 में भी और आज जब महाकुंभ के इस आयोजन के हम साक्षी बन रहे हैं, इस अवसर पर भी कुंभवाणी के नाम पर इस विशेष अहम चैनल को यहां पे शुभारंभ करने की कार्रवाई प्रारंभ की है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रसार भारती को हृदय से धन्यवाद देता हूं। महाकुंभ की कवरेज को लेकर प्रसार भारती ने खास इंतजाम किए हैं। प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत कुमार सहगल ने बताया कि महाकुंभ से जुड़े डिटेल कार्यक्रम को जनता तक पहुंचाने के लिए विशेष तौर से टीमें तैयार की गई हैं। इस स्थिति की पूरी कवरेज के लिए 40 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं। हमारे दोनों, जैसे ये कुंभवाणी का रेडियो चैनल है, इसके साथ साथ हमारा जो डीडी नेशनल है और डीडी न्यूज़ है, वो लगातार इसको पूरे कुंभ को, पूरे जो विभिन्न स्नान के उत्सव हैं और जो कुंभ क्षेत्र में अखाड़ों द्वारा जो विभिन्न आयोजन होते हैं, उन आयोजनों को भी उनका सजीव प्रसारण और उनका जो है रिकॉर्डेड प्रसारण दोनों तरह से वो पूरे कुंभ के समय में चलाता रहेगा। हमने विशेष टीमें लगाई हैं, 4 से अधिक प्रोडक्शन सेंटर और सुविधाएं यहाँ सृजित की हैं ताकि इस सनातन परंपरा को पूरी दुनिया तक पहुंचाया जा सके। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल हिसार में बजट पूर्व परामर्श बैठक के तहत चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में प्रगतिशील किसानों से सुझाव चर्चा के दौरान किसानों से संवाद किया। पहले सेशन में 52 से ज्यादा सुझाव किसानों की तरफ से सुझाए गए। वहीं दूसरे सेशन में एफपीओ से जुड़े किसानों से चर्चा हुई। एफपीओ की फेडरेशन से जुड़े सदस्यों ने भी अपने सुझाव दिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की चर्चा में जो सुझाव आए हैं उन्हें बजट में शामिल किया जाएगा। प्रदेश की डबल इंजन सरकार किसानों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमारा ध्येय है कि किसानों की आमदन बढ़े और किसान आर्थिक रूप से समृद्ध बने। प्रदेश के 70% किसान ऐसे हैं जिनके पास जमीन कम है। हमारी सोच है कि किसानों के लिए कुछ ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे छोटी जोत वाले किसान भी अच्छी आमदनी ले पाएं। इसी कड़ी में ई मंडी और दूसरे विकल्प बनाए जा रहे हैं। किसानों को अधिक मुनाफा मिले, इसके लिए भी बजट में प्रावधान करने होंगे ताकि किसानों को मजबूत बनाया जा सके। इस बात के ऊपर चर्चा विचार करते हुए आप लोगों के इस बजट में जो बहुमूल्य सुझाव आएंगे उसका हमारे हरियाणा प्रदेश के किसानों को लाभ मिले, उसको लेकर के आज आप लोगों के बीच में बैठना हुआ है। हम ये भी देखते हैं कि हरियाणा प्रदेश जो हमारा लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर 70% किसान ऐसा है जो 2 एकड़ 2.5 एकड़ का किसान है। तो हम अपने इस बजट के अंदर उनको समाहित करते हुए
उस किसान तक लाभ पहुंचे। सीएम सैनी ने कहा कि आज हम किसानों के लिए कई नई पहल कर रहे हैं। इसी कड़ी में किसानों के लिए सरकार ऑर्गेनिक खेती को आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री ने किसानों से आह्वान किया कि किसान फसल विविधीकरण को अपनाएं। परंपरागत खेती की बजाय विविधीकरण से किसान अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के एग्री टूरिज्म सेंटर के पार्ट 2 के उद्घाटन के बाद समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दीनदयाल शोध संस्थान द्वारा तैयार पोषण उत्सव नामक कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से इस सेंटर का निर्माण किया गया है। ये लोगों को किसानी के बारे में बताने का अच्छा माध्यम है। इसका फायदा प्रदेश के लोगों को मिलेगा। इससे ये भी पता लगेगा कि हमारे बुजुर्ग किस प्रकार की खेती करते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। मोटे अनाज के जरिए पोषण की कमी को पूरा किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसी दिशा में प्रयास किए हैं और यूएनओ में भी अपनी बात रखी है कि हमें मिलेट्स की तरफ बढ़ना चाहिए। इस पर्यटन केंद्र के ऊपर 5 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत आई है, जो 6 एकड़ में ये फैला हुआ है। मुझे खुशी है कि हमारी परंपरागत कृषि कैसे होती थी, खेती को किस प्रकार से हम करते थे, आजकल क्योंकि मॉडर्न टेक्निक आ गई, एडवांस टेक्निक आ गई है, परंतु परंपरागत तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यूएनओ के अंदर इस विषय को रखा कि हमें मिलेट्स की तरफ बढ़ना चाहिए। और ये मिलेट्स हमारे भारत का परंपरागत ये आहार है, ये पौष्टिक भोजन है जिसको हम ग्रहण करते थे। पंजाब राजभवन में कल शिक्षाविदों के साथ नशे के खिलाफ जागरूकता पर एक संवाद सत्र का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता पंजाब के राज्यपाल और यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने की। कार्यक्रम में 50 विश्वविद्यालयों, स्कूलों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों के शिक्षाविदों ने विचार साझा किए और पंजाब में नशे की समस्या का प्रभावी समाधान निकालने के लिए पूर्ण सहयोग का संकल्प लिया। इस दौरान राज्यपाल ने नशे की समस्या को एक गंभीर सामाजिक बुराई बताते हुए कहा कि ये सिर्फ एक क्षेत्रीय समस्या नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय संकट बन चुकी है, जो पंजाब में ज्यादा चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ ये युद्ध केवल समाज के सभी वर्गों के माध्यम से ही जीता जा सकता है। इनमें सरकार, सामाजिक संगठनों, शैक्षिक संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों और अन्य संबंधित पक्षों का संयुक्त प्रयास जरूरी है। कानूनों का कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल इसके द्वारा ही समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इस मौके पर शिक्षाविदों ने राज्यपाल को अपने परिसरों में आयोजित विभिन्न जागरूकता गतिविधियों की जानकारी दी, जिनके परिणाम स्वरूप युवाओं में नशे की लत में कमी देखने को मिली है। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री विजय सांपला ने नशा मुक्ति केंद्रों के प्रभावी उपयोग के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने नशे के आदी व्यक्तियों का बहिष्कार करने के बजाय उन्हें स्वीकारने और समर्थन देने की आवश्यकता पर जोर दिया। चंडीगढ़ के महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान में चल रहा हरियाणा विधानसभा के अधिकारियों व कर्मचारियों का 2 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम कल संपन्न हो गया। इस मौके पर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने कहा कि विधानसभा की कार्यशैली को और अधिक बेहतर बनाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि संस्थाओं में काम करने वालों की मेहनत से ही संस्थाएं आगे बढ़ती हैं। हम सभी को अधिक से अधिक ज्ञान निरंतर अर्जित करते रहना चाहिए और उसे दूसरों के साथ साझा भी करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण हमें बदलते समय के साथ विधायकों व प्रशासन में समन्वय बैठाने और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगा। विधानसभा सदस्यों को महत्वपूर्ण फीडबैक देने का कार्य सभी अधिकारी व कर्मचारी करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि क्षमताओं और ज्ञान का विस्तार करना जीवन में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रशिक्षण हमारे कौशल और प्रतिभा को और अधिक बेहतर बनाने एवं ज्ञान को विकसित करने में मदद करता है। कि जो भी विधायी कार्य होते हैं और खास तौर पर क्योंकि हरियाणा विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो ये विधायिका की जितनी भी गतिविधियां हैं उसका ये प्रमुख एक केंद्र बिंदु है, जिससे जहां पर सभी हमारे माननीय सदस्य अपने विषयों को रखते हैं और सरकार के समक्ष विभिन्न विषयों को चर्चा के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम करते हैं, चाहे
उसके बाद कानून बनाने की बात है, बिल पास करवाने की बात है, या अन्य जितने भी विधायी कार्य हैं, परंतु उसमें जो विधानसभा सचिवालय की जो टीम है, जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में पूर्व मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने प्रेरणा और कार्यालय शिष्टाचार के बारे में संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान लोकसभा के विषय विशेषज्ञों ने विधानसभा के विभिन्न क्रियाकलापों की विस्तार से जानकारी दी। खडूर साहिब से कुछ समय पहले राजनीतिक में आए अमृतपाल सिंह और अन्य के खिलाफ पंजाब पुलिस ने फरीदकोट जिले के हरीनो गांव के एक नौजवान की हत्या के मामले में सख्त गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम एक्ट यानी UAPA के तहत मामला दर्ज किया है। बीते साल 10 अक्टूबर को 3 हमलावरों ने हरीनो गांव में गुरप्रीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 23 अक्टूबर को कोटकपुरा पुलिस ने FIR में BNS की धारा 111 जोड़ी थी। NSA एक्ट के तहत अमृतपाल सिंह अपने 9 साथियों समेत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। पुलिस ने दावा किया है कि इस मामले में कुछ नए खुलासे होने के बाद UAPA लगाया गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा कर दी है। इस वर्ष 10वीं की परीक्षाएं 28 फरवरी से शुरू होकर 19 मार्च तक चलेंगी, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 27 फरवरी से 2 अप्रैल तक होंगी। परीक्षाओं के लिए लगभग 1500 केंद्र स्थापित किए गए हैं। शिक्षा बोर्ड के उप सचिव ओम प्रकाश निम्बीवाल ने बताया कि इस बार करीब 5 लाख विद्यार्थी परीक्षा देंगे। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं को देखते विद्यार्थियों पूरी लगन और मेहनत के साथ तैयारी कर तनाव मुक्त परीक्षा दें। उन्होंने बताया कि DL.Ed रीअपियर प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं भी 27 फरवरी से लेकर 21 मार्च तक चलेंगी। ये परीक्षाएं एक ही सत्र में दोपहर 12:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक आयोजित होंगी। अमृतसर की एक पुलिस चौकी के बाहर बीती रात 9:20 पर ग्रेनेड धमाका हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही DCP लॉ एंड ऑर्डर आलम विजय सिंह व ACP पश्चिम शिवदर्शन सिंह घटनास्थल पर पहुंचे। इसकी जानकारी देते हुए ACP शिवदर्शन सिंह ने कहा कि ये कोई आतंकवादी घटना नहीं है, बल्कि चौकी इंचार्ज की कार के रेडिएटर फटने के कारण ये धमाका हुआ है। गुमटाला बाईपास के पास स्थित पुलिस चौकी के बाहर धमाके की जांच फोरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा की जा रही है। बताया जाता है कि इस धमाके के कारण किसी का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। हमारे चौकी इंचार्ज ASI हरजिंदर सिंह थे, वो 8 बजे के करीब चौकी में पब्लिक डीलिंग कर रहे थे। बाहर धमाके की आवाज आई, उन्होंने बाहर निकलकर देखा कि उसके तेजिंदर सिंह ASI की गाड़ी का कूलेंट लीक हो रहा था। मैकेनिक को बुला के चेक किया तो रेडिएटर फटना पाया गया। फिलहाल तो रेडिएटर फटने की बात आई है, फिर भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हमारे पास अभी कोई ऐसी सूचना नहीं आई कि उसने जिम्मेवारी ली है, लेकिन अगर आई तो हम उसको वेरीफाई करेंगे। पंजाब के नॉन टीचिंग स्टाफ के सदस्यों ने मोहाली में अपनी मांगों को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। अपनी मांगों के बारे में बताते हुए स्टाफ सदस्यों ने कहा कि हमें SAS मिड डे मील के दफ्तरी कर्मचारियों और विशेष अध्यापकों की तर्ज पर पक्का किया जाए। ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਰਹੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿਛਲੀ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਫਸਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਰੇਂਗਦੀ ਪਈ। दिल्ली NCR समेत पूरा उत्तर भारत आज घने कोहरे की चपेट में दिखा। इस कारण सड़कों पर सामने से आती हुई गाड़ियां भी साफ दिखाई नहीं दे रही थी। हालांकि अब थोड़ा आसमान साफ है, लेकिन कोहरे की परत अब भी है। दिल्ली NCR समेत कई राज्यों में बारिश भी हो सकती है। सर्द मौसम और कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया।
वहीं हरियाणा के अधिकांश जिले कोहरे की चादर में लिपटे हुए हैं। नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हरियाणा, पंजाब और पड़ोसी राज्यों के कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। पंजाब में कड़ाके की ठंड के कारण मोगा में न्यूनतम तापमान 2.3 डिग्री दर्ज किया गया। 6 जिलों का तापमान 4 डिग्री से भी कम रहा। कोहरे से पिछले सप्ताह से रेल सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। उत्तर रेलवे की अधिकतर गाड़ियां देरी से चल रही हैं। इस कारण रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का इंतजार कर रहे यात्रियों को भीषण सर्दी में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे ने यात्रियों को निर्देश जारी किए हैं कि यात्रा से पहले ट्रेनों का स्टेटस चेक कर लें। आज कोहरे की वजह से विमान सेवाएं भी बाधित हुई। पालम, अमृतसर, आगरा, पटियाला, चंडीगढ़, अंबाला, ग्वालियर इन सभी एयरपोर्ट मैदान पर विजिबिलिटी 0 रही। इसके चलते कई फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।